वेलकम टू एग्जाम जॉब एक्सपर्ट। जीत हमारे साथ। तो चलिए जानते हैं यहाँ पे। सबसे पहले मैं अपने बारे में बता दूं, मैं परवेज खान आज आपको कराने आया हूँ हिंदी में विराम चिन्ह। तो आज आपको विराम चिन्ह कराए जाएंगे। तो दिख रहा है यहाँ पे। चलिए शुरू करते हैं यहाँ पे प्यारे बच्चों। विराम चिन्ह का आज का टॉपिक है और उससे पहले आप थोड़ा सा जान लेंगे। जीत हमारे साथ, तो आपको जीतना है तो क्या करना पड़ेगा, हमारे साथ जुड़ना पड़ेगा। तो उसके लिए आपको कैसे जुड़ना है, तो आपको क्या करना है, प्ले स्टोर पे जाना है और वहां से एप्लीकेशन डाउनलोड करना है एग्जाम जॉब एक्सपर्ट के नाम से डाउनलोड कर लेंगे, फिर से लॉगिन करेंगे और लॉगिन के बाद आपको क्या क्या फीचर्स दी गई हैं तो उसके बारे में जानेंगे। चलिए तो देख लेते हैं यहाँ पे, और यहाँ पे क्या क्या पॉइंट दिए गए हैं आपके लिए। तो सबसे पहले आपकी जीत हमारे साथ, अगर आप जीतना चाहते हैं तो आप हमारे साथ जुड़ेंगे, उसके बाद आपकी जीत अवश्य होने वाली है। तो सबसे पहले आपको मैं बता दूं एग्जाम जॉब एक्सपर्ट आपको क्या क्या पिक्चर्स दे रहा है अपनी ओर से। तो वन प्लेटफॉर्म है यहाँ पे एनी एग्जाम प्रिपरेशन की, तो यहाँ से आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं। और वन स्टॉप सॉल्यूशन एक ऐसा स्थान है जहां से आपकी हर एक समस्या का सॉल्यूशन मिलने वाला है। देखिए आगे यहाँ पे है फ्री डिजिटल लाइब्रेरी है, जिसमें आपको 1000 से ज्यादा नोट्स और बुक मिलेंगी ऑनलाइन पीडीएफ ठीक है माध्यम से। तो यहाँ पे आपको क्या क्या मिलने वाले, इंग्लिश की पीडीएफ है या फिजिक्स है, यहाँ पे नोट्स मिलेंगे। और उसी के साथ यहाँ पे अलर्ट एरिया है। देखिए इसमें क्या होता है, जॉब एंट्रेंस एग्जाम। तो जो आपके एग्जाम आने वाले हैं या कोई वैकेंसी आने वाली है तो यहाँ पे उनके बारे में डेली अपडेट दिया जाता है। तो आपको यहाँ से जानकारी मिल जाएगी कब एग्जाम होने वाला है, कौन सी वैकेंसी आने वाली है। चलिए आगे देखते हैं, अगला पॉइंट यहाँ पे है। तो यहाँ पे अगला पॉइंट आपके सामने है। देखिए यहाँ पे क्या है, जीत की तरफ पहला कदम। तो जीत की तरफ पहला कदम, तो जीतने के लिए आपको पहला कदम उठाना है। उसमें आपको क्या करना है, तो आपको प्ले स्टोर पे जाके एग्जाम जॉब एक्सपर्ट पे जाना है। वहां से आप ठीक है, प्ले स्टोर पे जाके आपको टाइप करना है एक्सपर्ट, ठीक है। वहां से इसको डाउनलोड करने के बाद आपको यहाँ पे सारी चीजें मिल जाएंगी एप्लीकेशन पे। तो यहाँ पे आपको फ्री अवेलेबल क्या क्या कराया जा रहा है वो देख लेते हैं। यहाँ पे फ्री वीडियोज कोर्स यहाँ पे अवेलेबल है, तो आप यहाँ से तैयारी कर सकते हैं। 50,000 से ज्यादा घंटे यहाँ पे वीडियो कंटेंट है, तो आप यहाँ से इसको पढ़ सकते हैं। ऑल योर सब्जेक्ट, आप किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ना चाहते हैं, यहाँ पे सभी की वीडियो अवेलेबल है, तो आप यहाँ से आसानी से पढ़ सकते हैं। और लाइब्रेरी माई कंटेंट, देखिए यहाँ पे माई कंटेंट में क्या क्या दिया गया है, तो आप यहाँ पे कर सकते हैं। टेस्ट सीरीज है, यहाँ पे इंडिया जीके है, जनरल एप्टीट्यूड है और बिजनेस स्टडी है। तो यहाँ से आप कंटेंट भी ले सकते हैं, पढ़ सकते हैं। और यहाँ पे करंट अफेयर्स की यहाँ पे डाटा है, तो आप यहाँ से भी करंट अफेयर्स पढ़ सकते हैं। और फास्ट डाउट सोल्विंग, अगर आपका कोई डाउट है तो यहाँ पे उसका अच्छे कॉन्सेप्ट के साथ आपको यहाँ पे डाउट क्लियर कराया जाएगा। तो चलिए चलते हैं, आज का आपका टॉपिक है विराम चिन्ह। देखिए विराम चिन्ह क्या होता है, अगर हम किसी भी इस वाक्य को लिखते हैं या पढ़ते हैं और उसमें विराम चिन्ह का प्रयोग नहीं किया जाता है, तो वहां पे क्या होता है, उस वाक्य में अर्थ का अनर्थ हो जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं यहाँ पे। तो सबसे पहले जानेंगे विराम चिन्ह होता क्या है। देखिए विराम का अर्थ होता है ठहरना, क्या ठहरना या रुकना इसको कहा जाता है। तो ये आप याद रखेंगे, विराम चिन्ह आपका टॉपिक है। और यहाँ पे विराम चिन्ह को क्या कहा जाएगा, विराम शब्द का शाब्दिक अर्थ है ठहराव या रुकना। जब हम किसी भी वाक्य को पढ़ते हैं तो उसमें हमें रुकना होता है, कैसा ठहरना होता है, रुकना होता है। अगर हम नहीं रुकेंगे तो उसका अर्थ नहीं बनेगा और अर्थ का क्या हो जाएगा, अनर्थ हो जाता है। तो सबसे पहले परिभाषा पढ़ेंगे। यहाँ पे लिखा है, लिखित या मौखिक रूप में कोई बात स्पष्ट करने के लिए जिन चिन्हों का प्रयोग वाक्य के बीच या अंत में किया जाता है उन्हें विराम चिन्ह कहते हैं। तो याद रखना है, जब हम वाक्य में या तो बीच में किया जाएगा इनका प्रयोग या बाद में किया जाता है, और उसी को रोकने के लिए, उस शब्द को रोकने के लिए या उस वाक्य को रोकने के लिए विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। आगे देखेंगे, पढ़ने या लिखने के दौरान ठहरने के लिए जिन चिन्हों का प्रयोग किया जाता है, ये सामान्य भाषा है, आप इसको भी समझ सकते हैं।
उन्हें विराम चिन्ह कहते हैं। जैसे पढ़ने या लिखने के दौरान ठहरने के लिए जिन चिन्हों का प्रयोग किया जाता है उन्हें विराम चिन्ह कहा जाता है। जैसे हमने लिखा है यहाँ पे, वह मेरठ जा रहा है, वह मेरठ जा रहा है। तो यहाँ पे क्या होगा, तो यहाँ पे एक चिन्ह लगा देंगे और यहाँ पे फुल स्टॉप, जिसको बोलते हैं विराम चिन्ह, या इसको कहा जाता है खड़ी पाई या पूर्ण विराम इसको कहा जाता है। तो ये लग जाएगा तो इससे पता चल जाएगा वाक्य यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है और इससे आगे नहीं है, तो यहीं पे इसको रोक दिया जाएगा। तो क्लियर है, सभी के समझ में आ चुका है। चलिए आगे चलते हैं अगले पॉइंट पर। आगे यहाँ पे दिया गया है, यहाँ पे अगला पॉइंट आपका देखिए, पंडित कामता प्रसाद गुरु के अनुसार, ठीक है, तो इनके अनुसार अलग यहाँ पे एक भाषा दी गई है विराम चिन्ह की। तो चलिए जान लेते हैं कौन सी है। शब्दों और वाक्यों का परस्पर संबंध बताने तथा किसी वाक्य को, किसी विषय को भिन्न भिन्न अंगों में बांटने और पढ़ने के दौरान ठहरने के लिए जिन चिन्हों का प्रयोग किया जाता है उन्हें विराम चिन्ह कहते हैं। देखिए कोई भी यहाँ पे कोई भी विषय हम पढ़ रहे हैं, ठीक है, और उसको हम अगर बांटते हैं तो हमें क्या करना है, उसके लिए हमें प्रयोग करना है विराम चिन्ह। उससे हमें पता चल जाएगा ये वाक्य यहाँ तक है, लास्ट हो चुका है, इससे आगे यहाँ पे क्या लिखा जाएगा। जैसे मोहन दिल्ली गया, मोहन दिल्ली गया, ठीक है, लेकिन देखिए यहाँ पे लिखा है लेकिन, लेकिन वापस नहीं आया, लेकिन वापस नहीं आया। तो यहाँ पे क्या होगा, इसके लिए कहा है मोहन दिल्ली गया लेकिन वापस नहीं आया। तो ऐसे में क्या करना है, यहाँ पे आपको पूर्ण विराम लगा देना है, आपको याद रखना है, ठीक है। तो उससे पता चल जाएगा मोहन गया तो लेकिन वापस नहीं आया, और यहाँ पे लेकिन शब्द का प्रयोग किया गया है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। देखिए पंडित कामता प्रसाद गुरु के अनुसार विराम चिन्हों की संख्या यहाँ पे लगभग 20 बताई गई है। विराम चिन्हों की संख्या लगभग 20 बताई है। देखिए यहाँ पे लगभग कहा है, तो हम कह नहीं सकते यहाँ पे 20 है, 20 से ज्यादा है या कम है, लेकिन लगभग कितना बता दिया, 20 बता दिया, लेकिन और भी अन्य होते हैं, ठीक है। तो आप आगे देखेंगे क्लास में। चलिए तो यहां तक आपको समझ में आ चुकी है परिभाषा, आप इसको याद रख लेंगे, यहीं से एग्जाम में पूछा जाता है। चलिए अगला पॉइंट यहां पर है, यहाँ पे यदि विराम चिन्हों का उचित प्रयोग न किया जाए, देखिए यहाँ तो अर्थ का अनर्थ हो जाता है। अगर हम इन विराम चिन्हों का प्रयोग नहीं करेंगे तो अर्थ का कैसा हो जाएगा, अनर्थ हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो यहाँ पे इसलिए इसका इन चिन्हों का प्रयोग करना जरूरी होता है। जैसे हमने यहाँ पे एक वाक्य देखिए, एक यहाँ पे वाक्य लिखा है, रोको मत जाने दो। तो यहाँ पे क्या कह दिया गया है, रोकने के लिए कहा गया है, मत जाने दो, किसी को रोकने के लिए कहा है, उसको जाने मत दो, रोक लो। और ये देखो यहाँ पे इसको बोलते हैं अंग्रेजी में कोमा, क्या बोलते हैं इसको, कोमा बोलते हैं, लेकिन इसको हिंदी में क्या कहते हैं, इसे हिंदी में कहते हैं अल्प विराम। अल्प विराम इसको कहा जाता है, अल्प विराम। देखिए अल्प का क्या अर्थ होता है, अल्प का अर्थ होता है थोड़ा या कम। जहां पर इस वाक्य में थोड़ा सा रुकने के लिए कहा जाए उसे कहा जाता है अल्प विराम। और ये पूर्ण विराम जो चिन्ह है, यहाँ पे पूर्ण विराम, ये वाला पूर्ण विराम है, इसके बाद सबसे ज्यादा प्रयोग होने वाला अल्प विराम चिन्ह होता है। जैसे यहाँ पे लिखा है दूसरे पॉइंट में, रोको मत जाने दो। देखिए इसका अर्थ बदल चुका है, क्योंकि यहाँ पे पहले रोकने के लिए कहा गया था और अल्प विराम कहाँ पे लगाया, मत के बाद लगाया है। तो इसका क्या अर्थ बन जाएगा, रोको मत जाने दो, यानी कि रोकना नहीं है, उसको जाने के लिए कह दिया है। और यहाँ पे पहले वाले में कहा गया है रोकने के लिए उसको रोकना है, जाने मत देना है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे दूसरे में क्या है, जब चिन्ह चेंज हो जाएंगे तो रोको मत जाने दो, तो यहाँ पे मना कर दिया, इसको रोकना नहीं है, जाने दो, जाना है तो, ठीक है। तो यहाँ पे इसलिए इनका बहुत ही महत्व है, ये आपको समझना है। आगे चलते हैं। पहले वाक्य का अर्थ है कि उसे रोक लो। देखिए यहाँ पे क्या कहा है, उसको रोकने के लिए कहा है,
और उसे जाने मत दो। कैसे? उसे रोकना है, जाने नहीं देना है, तो यहाँ पे पहले का अर्थ बन जाएगा। जबकि दूसरे वाक्य का अर्थ है कि उसे रोको नहीं बल्कि जाने दो। दूसरे में मना कर दिया गया है रोकने के लिए, उसको जाने के लिए कह दिया है। आप जा सकते हैं, आपको नहीं रुकना है। तो ये समझ में आ गया इनका महत्व क्या है। अगर इनका हम प्रयोग नहीं करते या गलत जगह इनका प्रयोग करते हैं, शब्द के आगे या बाद में करते हैं, तो यहाँ पे क्या होगा, अर्थ ही बदल जाता है। ठीक है, चलिए, तो यहाँ तक सभी की समझ में आ चुका है। चलिए आगे चलते हैं अगले पॉइंट की ओर। यहाँ पे दिया गया है, सब बच्चे ध्यान से देखेंगे कि हिंदी में प्रयुक्त होने वाले विराम चिन्ह। देखिए, जो हिंदी में प्रयुक्त होते हैं वे विराम चिन्ह हैं। तो चलिए जान लेते हैं कौन कौन से और उनके क्या क्या नाम हैं। सबसे पहले यहाँ पे लिखा है विराम चिन्ह। देखिए, अल्प विराम क्या है? अल्प विराम है यानी कि कम विराम, यानी कि कम ठहरने के लिए कहा है, कुछ समय के लिए, यहाँ पे सिर्फ रोकने के लिए कहा है। और इसे ही कहा जाता है विभक्ति चिन्ह। ठीक है, और अंग्रेजी में इसको कहा जाता है कोमा। क्या कहा जाता है? कोमा। और ये इसका चिन्ह है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, कैसा ये चिन्ह है ये आपको याद रखना है। उसके बाद है अर्ध विराम। देखिए, अर्ध विराम क्या है? आधा विराम यहाँ पे कहा है, जो अल्प से अधिक रुके, जो अल्प से थोड़ा ज्यादा समय के लिए रुके, उसे अर्ध विराम कहा जाता है। ये आप ध्यान रखेंगे। और इसमें क्या होता है, एक बिंदी होती है और इसके बाद अल्प विराम लगा होता है। इन दोनों को मिलाकर क्या बनता है? अर्ध विराम चिन्ह बनता है। क्लियर है? यहां तक समझ में आया? उसके बाद देखिए, मोस्ट इंपोर्टेंट यहाँ पे उपविराम के बारे में पूछा जाता है। उपविराम, और इसका अन्य नाम है अपूर्ण। क्या है? अपूर्ण है, तो याद रखेंगे। और इसी को कहा जाता है न्यून चिन्ह। देखिए, इसी का नाम न्यून चिन्ह है और इसे विसर्ग भी कहा जाता है। और इसकी दो बिंदी होती है, ये आप याद रखेंगे। ठीक है, इनका प्रयोग जब हम जिस वाक्य सबसे ज्यादा, तो इनका प्रयोग होता है संस्कृत शब्दों में होता है और इनके उच्चारण में समय भी अधिक लगता है। तो यहाँ पे पहचान हो चुकी है। चलिए आगे चलते हैं। देखिए, ये केवल हिंदी का ही मोस्ट इंपोर्टेंट है। पूर्ण विराम या खड़ी पाई। देखिए, पूर्ण विराम है या इसको खड़ी पाई भी कहा जाता है, ये आप याद रखेंगे। पूर्ण विराम या खड़ी पाई। और ये होता है, देखिए यहाँ पे एक लंबवत की तरह होता है, ये आपको याद रखना है। नोट पॉइंट इसके बारे में जान लेते हैं। हिंदी भाषा का ही चिन्ह है पूर्ण विराम। केवल और केवल एक ऐसा एकमात्र चिन्ह है जो केवल हिंदी का है। बाकी सभी चिन्ह अन्य भाषा से लिए गए हैं, ये आपको याद रखना है। तो ये मोस्ट इंपोर्टेंट है और इसी का प्रयोग हिंदी में सबसे ज्यादा किया जाता है और दूसरे नंबर पर अल्प विराम का किया जाता है। देखिए, प्रश्नवाचक यहाँ पे है, कोई किसी से प्रश्न किया जाए या पूछा जाए, वहां पे प्रश्नवाचक चिन्ह होता है और ये हुक है। और हुक के नीचे यहाँ पे एक बिंदी लगी होती है, इसका ये चिन्ह है, तो याद रखेंगे प्रश्नवाचक चिन्ह। क्लियर है? यहां तक सभी की समझ में आ चुका है। चलिए आगे चलते हैं अगले पॉइंट पर। उसके बाद जो अन्य है, देखिए कौन कौन से हैं और ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, आपको याद रखना है। विस्मय आदि बोधक। देखिए, विस्मय क्या? विस्मय, ठीक है, या कहा जाए आश्चर्य, चकित हो जाए देखकर, आश्चर्य, अद्भुत, या कहा जाए संबोधन। इसकी पहचान कैसे करेंगे? तो इसमें कुछ शब्द होते हैं जो सबसे ज्यादा आते हैं। तो जैसे यहाँ पे लिखा अरे, और यहाँ पे आई का विपरीत रूप लिख देंगे, उल्टा करके आई लिख देंगे। ठीक है, जो अंग्रेजी का होता है, या लिखा जाएगा वाह। इन शब्दों में विस्मय आदि चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, आप याद रखेंगे। तो यहाँ पे हो रहा है। क्लियर है? यहां तक समझ में आ गया। और यहाँ पे चिन्ह देख लेंगे आप। आगे निर्देशक, जिसे कहा जाता है अंग्रेजी में डैश। ठीक है, उसे रेखे भी कहा जाता है और रेखिका चिन्ह भी इसको कहा जाता है। तो इसमें क्या होता है, एक लंबवत लाइन होती है। कैसी? लंबाई इस तरह से, हाइट नहीं आ रही, ऊपर की ओर नहीं, सामने की ओर होगी, इस तरह से, इसे कहा जाता है निर्देशक चिन्ह। तो याद रखेंगे आपको इसको।
जब कोई उक्ति कही जाती है या कोई संदेश दिया जाता है तो वहां पे इसका प्रयोग किया जाता है। आगे जानेंगे। आगे है यहाँ पे कोष्टक। देखिए कोष्टक कौन कौन से यहाँ पे, इसे कहा जाता है छोटा कोष्टक। क्या कहा जाता है? इसको छोटा कोष्टक कहा जाता है। और इसे कहा जाता है बड़ा कोष्टक। बड़ा कोष्टक इसको कहा जाता है। और इसे कहा था मझला, यानी कि बीच वाला जो होता है इसको मझला कहा जाता है। तो याद रखेंगे कोष्टक कितने प्रकार के, यहाँ पे 3 है। कौन कौन से उसके नाम भी यहाँ पे लिख दिए गए हैं। तो इसमें क्या होता है, किसी एक विशेष शब्द को हाईलाइट करने के लिए, ठीक है, वहां पे इसका प्रयोग किया जाता है, या किसी वाक्य को हाईलाइट करने के लिए, उसके बारे में लिखने के लिए इनका प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पे क्लियर है। आगे जानेंगे। हंसपद। देखिए इसे हंसपद कहा गया है। इसे त्रुटि विराम भी कहा गया है। त्रुटि यानी कि कहीं पे गलती हो जाती है, और गलती ऐसी कोई चीज हम छोड़ देते हैं, कोई शब्द, कोई वाक्य, यहाँ पे वाक्य में कोई शब्द छोड़ देते हैं, तो वहां पे इसके चिन्ह को लगाकर लिख दिया जाता है। जैसे यहाँ पे एक और नाम है इसका त्रुटि बोधक, और एक नाम है इसका विस्मरण। और यहाँ पे देखेंगे आप चिन्ह है उल्टी आई, उल्टी वी के आकार का है। जैसे हमने एक वाक्य लिखा है, देखिए भारतीय संविधान, भारतीय संविधान विश्व में बड़ा है, विश्व में बड़ा है, ठीक है। तो यहाँ पे बड़ा है, लेकिन कुछ यहाँ पे पॉइंट भूल चुके हैं, तो उस भूलने को कैसे लिखेंगे? तो भारतीय संविधान विश्व में क्या बचा यहाँ पे? तो यहाँ पे एक गलती रह चुकी है, क्या यहाँ पे लिख देंगे या यहाँ पर? तो हम एक चीज भूल चुके हैं, सबसे बड़ा है। तो यहाँ पे इस चिन्ह का प्रयोग कर कर और ऊपर की ओर यहाँ पे लिख देंगे सबसे। क्या लिखेंगे यहाँ पे? सबसे लिखेंगे। तो यहाँ पे समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पे इस तरह से इस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। बाकी आगे इसके बारे में सारा आपको बताया जाएगा। सबसे पहले आप चिन्ह के नाम याद कर लेंगे, और चिन्ह के विराम के नाम याद कर लेंगे, और चिन्ह कैसे बनते हैं। देखिए यहाँ पे है विवरण चिन्ह। विवरण चिन्ह कैसे होते हैं? जैसे एक होता है विसर्ग, और विसर्ग के सामने हमने योजक चिन्ह लगा दिया। इन दोनों के मिलने से किसका निर्माण हो जाता है? विवरण चिन्ह का। किसी के बारे में हम विशेष रूप से बताएं कि जैसे संधि के कितने भेद हैं, तो वहां पे इसके बारे में लिख दिया जाता है विवरण तरीके से। आगे देखेंगे पाद चिन्ह या सिरोरेखा। देखिए यहाँ पे पाद चिन्ह कहा गया है या सिरोरेखा कहा गया है। जैसे हमने यहाँ पे एक शब्द लिखा के, ठीक है, इसमें जो आप देख रहे हैं ऊपर की ओर, इसको सिरोरेखा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इसको सिरोरेखा कहा जाता है। आप याद रखेंगे इसको, सिरोरेखा, सिर वाली रेखा। जिस क्या कहा जाता है? सिर वाली रेखा या सिरोरेखा इसका नाम है। तो यहाँ पे आपको याद रखना है, यहाँ पे इसको नाम याद रखना है, ठीक है। आगे देखिए 2 बार रिपीटेड हो चुका है, हंसपद, त्रुटि, विराम। तो ये तो आपके इसके बारे में बता दिया है, विवरण चिन्ह। क्लियर है? तो यहाँ तक समझ में आ चुका है। चलिए आगे चलते हैं अगले पॉइंट पर। अगला पॉइंट यहाँ पे दिया गया है। देखिए यहाँ पे अगला पॉइंट यहाँ पे दिया गया है। देखिए यहाँ पे फिर से इसको रिपीट कर दिया गया है। चलिए इसके बारे में मैंने आपको बता दिया। आगे कि लाघव चिन्ह। देखिए लाघव क्या होता है? संक्षेप सूचक चिन्ह, ठीक है। और देखिए इसे क्या होता है, जब हम किसी शब्द को बड़ा उसके मूल रूप में लिखते हैं और उसको छोटा करने के लिए, कैसा? संक्षेप रूप में लिखने के लिए इस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे हमने यहाँ पे लिखा है एक शब्द डॉक्टर। क्या लिखा है? डॉक्टर लिखा है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिखा है? डॉक्टर लिखा है। तो इसको प्रयोग कैसे करने वाले हैं वो देखेंगे। तो यहाँ पे कैसे इसका प्रयोग करने वाला देखेंगे सभी। तो यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे डॉक्टर लिखा जाएगा, और यहाँ पे ओ लिखा जाएगा, ठीक है। अब हम इसको छोटा करेंगे, तो हिंदी में अगर हम इसको छोटा करते हैं, तो यहाँ पे लाघव चिन्ह जो ओ आकार का है, इसको लिख देते हैं। तो इससे पता चल जाता है ये वाक्य बड़ा है, लेकिन इसको हमने छोटा करके लिख दिया गया है। और इसका अर्थ क्या बनेगा? डॉक्टर बनेगा। जब हम इसका उच्चारण करेंगे तो डॉक्टर के रूप में ही उच्चारण करेंगे। उसके बाद देखिए
अगर हम इसको ही अंग्रेजी में लिखें डॉक्टर, ठीक है, अगर हम इसका रूप अंग्रेजी में ही लिखते हैं तो यहाँ पे इसको कैसे लिखा जाएगा? तो यहाँ पे इसको किस तरह से लिखा जाएगा वो ध्यान देंगे। तो यहाँ पर डी बन चुका है तो इसको लिखेंगे डॉक्टर, ठीक है। अब इसको छोटा करना है तो छोटे करने के लिए आपको क्या करना है, डी आर बनाकर यहाँ पे एक पॉइंट लगा देंगे, बिंदी। इससे पता चल जाएगा ये डॉक्टर जो लिखा हुआ है शॉर्ट में लिखा हुआ है, यानी कि संक्षेप रूप में लिखा हुआ है। तो देखिए हिंदी में यहाँ पे ओ है और अंग्रेजी में कि बिंदी के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है। उसके बाद आगे देखेंगे पुनरुक्ति सूचक चिन्ह। इसमें क्या होता है, कोई शब्द वाक्य में बार बार आ रहा है या दो से अधिक बार आए तो वहां पे इसका प्रयोग किया जाता है। जैसे हमने लिख दिया दिन दिन, तो क्या हो रहा है यहाँ पे, दिन दिन को हम दिन दिन आ रहा है, उसके बाद फिर अगले टॉपिक में दिन दिन लिख देते तो यहाँ पे इसको लगा देते हैं, ठीक है। तो इस तरह से इस चिन्ह को लिख देते हैं, इसका प्रयोग करते हैं। आगे का पॉइंट है उद्धरण चिन्ह या अवतरण चिन्ह। देखिए यहाँ पे इसके दो नाम दिए गए हैं, उद्धरण चिन्ह या अवतरण चिन्ह। तो सबसे पहले आप जानेंगे कौन से हैं। तो यहाँ पे 66 ऊपर की ओर से यानी कि सिरो रेखा के ऊपर होता है 66, इसको 99 के रूप में याद कर सकते हैं। अब ये दो प्रकार के होते हैं, कौन कौन से? नंबर एक है इकहरा उद्धरण चिन्ह। तो इकहरा यहाँ पे कह दिया गया है और इकहरा यानी कि एक चिन्ह है। तो कौन सा है यहाँ पे, एक 6 की तरह बनेगा, एक 9 की तरह, और हमेशा दोनों विपरीत में रहेंगे। ये ऊपर की ओर है और इसका मुख नीचे की ओर होगा, ये आपको याद रखना है। उसके बाद नंबर 2 दोहरा उद्धरण चिन्ह। देखिए जिसमें दो हों, तो यहाँ पे दो है और यहाँ पर भी दो है, इसलिए से दोहरा उद्धरण चिन्ह कहा जाता है। इसका प्रयोग कहाँ करते हैं, जब हम किसी भी व्यक्ति का उपनाम लिखें या एक विशेष शब्द पर बल दिया जाए तो वहां पर इसका प्रयोग किया जाता है, ये आप याद रखेंगे। चलिए आगे जानेंगे। यहाँ पे योजक शब्द, देखिए योजक चिन्ह है, यहाँ पे संबंध चिन्ह है, हाइपन है, सामासिक है और विभाज्य चिन्ह है। ये सभी के सभी एक के ही नाम है जिसे हम योजक कहते हैं, और अलग अलग यहाँ पे नाम है लेकिन बनते एक ही तरह से हैं। यहाँ पे देखिए यहाँ पे एक बिंदी होती है और ये देखिए ये एक छोटी रेखा होती है। ये आती कहाँ है, जब दो शब्दों में संबंध स्पष्ट करे या विपरीत अर्थक शब्द हो या विभाजित करे, एक दूसरे को अलग अलग करे, तो वहां पर इसका प्रयोग किया जाता है योजक चिन्ह का। क्लियर है, यहां तक सभी की समझ में आ चुका है। चलिए आगे चलते हैं अगले पॉइंट पर। आगे यहाँ पे दिए गए हैं कुछ चिन्ह, चलिए जान लेते हैं कौन कौन से हैं। तो यहाँ पे दिया है लोप चिन्ह। देखिए लोप यानी कि छुप जाना, गायब हो जाना, यहाँ पे लोप हो चुका है, लोप सूचक चिन्ह। तो जब कोई किसी चीज को हम छुपाते हैं, जैसे आपने देखा होगा मैसेज है इम्पोर्टेंट या हमारा आधार नंबर है, तो जब हम अपडेट करते हैं किसी पे तो डिटेल सारी जाती है, लेकिन बाद में वहां पे शुरू के अंक छुपा दिए जाते हैं। शुरू के अंक इस तरह से आपको दिखाई देंगे, इन्हें कहा जाता है लोप सूचक चिन्ह या लोप चिन्ह। क्लियर है, सभी को समझ में आ चुका है। आगे देखिए यहाँ पे होता है विकल्प, चॉइस, किसको हम चुन रहे हैं, या तो ये या ये। इसको कहा जाता है प्रति, या इसको ओब्लिक भी कहा जाता है और तिरछी लाइन भी इसको कहा जाता है। देखिए यहाँ पे तिरछी लाइन होती है, समझ में आ चुका है। चलिए आगे चलते हैं। तुल्यता सूचक, देखिए जब हम किसी चीज को तोलते हैं, कैसे इक्वल करते हैं, बराबर करते हैं, तो यहाँ पे आता है तुल्यता सूचक, इसका प्रयोग किया जाता है। आगे देखेंगे यहाँ पे टीका सूचक पद। कैसा टीका सूचक पद, या तारक चिन्ह कहा जाए या फुटनोट कहा जाता है। तो यहाँ पे अगर कोई हम किसी प्रकार का एरर आ रहा है तो इसी प्रकार से यहाँ पे आ जाता है, प्लस माइनस 1 2 3, इस तरह से इसका प्रयोग किया जाता है। क्लियर है, तो आप इसको याद रखेंगे चिन्हों को। उसके बाद लिखा है समाप्ति सूचक। देखिए समाप्ति, जब हम किसी भी वाक्य को लास्ट कर दे या पैराग्राफ को लास्ट कर दे तो वहां पे इसका प्रयोग डैश डैश लिख कर यहाँ पे ओ लिख देते हैं। क्या लिख देते हैं, ओ लिख देते हैं। इसको ही कहा जाता है समाप्ति सूचक चिन्ह। क्लियर है, चलिए आगे जानेंगे।
दीर्घ उच्चारण चिन्ह। देखिए दीर्घ क्यों कहा है, इसे बड़ा कहा है, क्योंकि इसका जो उच्चारण होता है बड़ा होता है। कैसे? हस से बड़ा होता है, इसे कहा जाता है दीर्घ उच्चारण चिन्ह। क्लियर है? चलिए आगे देखेंगे पाद बिंदु। देखिए पाद बिंदु क्या होते हैं? एक दूसरे को विभाजित करने वाले, विभाजन करने वाले, अलग अलग करने वाले, इसे कहा जाता है। याद रखेंगे आप इनको। आगे चलते हैं अगले पॉइंट पर। यहाँ पे लिखा है ये, अभी तक हमने क्या जाना था विराम चिन्ह के बारे में, कि कौन कौन से हैं, उनके नाम आपने पढ़े, लेकिन उनके बारे में पढ़ेंगे उनका काम कहाँ है, कहाँ उनका प्रयोग किया जाता है। तो सबसे पहले शुरू करते हैं अल्प विराम से। अल्प विराम यहाँ पे लिखा है, तो अल्प विराम को क्या कहा जाता है? कोमा कहा जाता है। आप इसको याद रखेंगे। देखिए अल्प का अर्थ है थोड़ा। कैसा? थोड़ा कहा जाए। विराम का अर्थ है रुकना, तो क्या बन जाएगा? अर्थात अल्प विराम का अर्थ है थोड़ी देर के लिए रुकना या ठहरना। सिर्फ थोड़ी देर के लिए, कम समय के लिए रुकना या ठहरना, यहाँ पे अल्प विराम कहलाता है। आगे जानेंगे। वाक्य में जब एक ही प्रकार की संज्ञाएं आई हो, कैसी? एक ही प्रकार की संज्ञा आई हो, जैसे जातिवाचक संज्ञा तो जातिवाचक ही रहेंगी, व्यक्तिवाचक है तो व्यक्तिवाचक ही रहेंगी, तो ये आपको याद रखना है। और उनके बीच संयोजक अव्यय और लगा हो। कैसा? संयोजक अव्यय कैसा हो? और, ये आपको याद रखना है। और लगा हो या लगने की उम्मीद हो तो उनके बीच अल्प विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। देखिए अल्प विराम जिसे बोलते हैं हम कोमा, अंग्रेजी में इसको कोमा बोलते हैं, तो याद रखिए। तो इसमें क्या होगा, जब एक ही प्रकार की संज्ञा आ जाएंगी तो उसके बाद ये लगाते चले जाएंगे, और बाद में जो आएगा अन्य, जो लास्ट वाला शब्द बचेगा इसी में संज्ञा में, तो उससे पहले हम और का प्रयोग कर लेते हैं, और का प्रयोग कर लेते हैं, लेकिन उससे पहले सभी के सभी में क्या लगेगा? ये चिन्ह लगता है। चलिए देख लेते हैं इसके कुछ उदाहरण, एग्जाम्पल। जैसे यहाँ पे लिखा है, नंबर 1 है राम श्याम और घनश्याम खेल रहे हैं। तो देखिए यहाँ पे और क्यों नहीं लगा? राम और श्याम और घनश्याम, तो यहाँ पे नहीं लगेगा। ये लगता कहाँ है? जब इन शब्दों में समाप्ति आ जाए और लास्ट वाला बचा हो, तो उससे पहले हम और लिखकर इसका प्रयोग करते हैं। और ये हिंदी में इसका दूसरे स्थान पर सबसे ज्यादा प्रयोग किया जाता है, ये इसको आप याद रखिए। देखिए नंबर 2 यहाँ पे सौम्य मित्र है, अल्पविराम है, राहुल है मित्र है, अल्पविराम है, अभय है मित्र है, तो अल्पविराम है। और देखिए लास्ट में जो बचा है यहाँ पे राज्यपाल, तो इससे पहले क्या लग जाएगा? और लग जाता है। विश्वविद्यालय में है, तो शिवम राहुल अभय और राज्यपाल विश्वविद्यालय में है। तो यहाँ तक सभी को कॉन्सेप्ट क्लियर है सभी का। चलिए आगे चलते हैं, अगले पॉइंट की ओर चलते हैं। तो सब बच्चे ध्यान देंगे। यहाँ पे लिखा है नंबर 1। देखिए इसकी कुछ नियम है, आप कैसे पहचान करोगे कि क्या है यहाँ पे, कैसे इसका प्रयोग किया जाने वाला है। तो याद रखिए 2 से अधिक वाक्यों में यदि संयोजक अव्यय, तो कौन सा संयोजक अव्यय? और हो, और लगा हो या लगने की उम्मीद हो, तो वहां पर भी अल्प विराम लगता है। ठीक है, ये आप याद रखेंगे। जैसे सोनल जी रोज आते हैं, क्या कहा? सोनल जी रोज आते हैं, और यहाँ पे हम क्या रुक जाएंगे? कितने अल्प समय के लिए। टाइपिंग करते हैं और चले जाते हैं। देखिए और से पहले यहाँ पे अल्प विराम नहीं आएगा, ये आपको याद रखना है। क्लियर है? क्योंकि यहाँ पर क्या आ चुका है? विभक्ति चिन्ह आ चुका है। चलिए आगे देखेंगे नंबर 2। नंबर 2 है यदि वाक्य में के बीच में अव्यय शब्द किंतु परंतु, ठीक है, इसीलिए, पर, क्योंकि, लेकिन, अतः, इससे आदि आए हो, तो इनसे पहले अल्प विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। तो याद रखेंगे हमेशा इनसे पहले क्या किया जाएगा? अल्प विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे यहाँ पे हमने लिखा था लेकिन, और आपको बताया था, आगे आपको इसका खुद बेखुद पता चल जाएगा वहां पे, इसीलिए मैंने अल्प विराम चिन्ह का प्रयोग नहीं लगाया। तो आप याद रख लेंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? इससे पहले कोई भी यहाँ पे ये शब्द आ रहा है, किंतु, परंतु, इसीलिए, पर, क्योंकि, लेकिन, अतः, इसी से,
इनसे पहले क्या होगा, अल्प विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाएगा। जैसे यहाँ पे लिखेंगे, देखिए, मैं संतोष के हॉस्टल पहुंचा, तो यहाँ पे क्या, मैं संतोष के हॉस्टल पहुंचा, तो यहाँ पे अल्प विराम हो जाएगा क्या, परंतु वह नहीं था। तो याद रखेंगे क्या आ चुका, परंतु, और उससे पहले क्या कहा है, अल्प विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाएगा। तो यहाँ पे मैं संतोष के हॉस्टल पहुंचा परंतु वह नहीं था, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अल्प विराम चिन्ह का प्रयोग हो जाएगा। आज मैं विद्यालय ही नहीं गया, ठीक है, और अल्प विराम लगा दिया, क्योंकि वहां प्रदर्शनकारियों ने कक्षाएं नहीं चलने दी। तो आप इसको अच्छे से याद रखेंगे, समझ में आ चुका है। चलिए अगला नियम आप देख लेंगे, अगला नियम यहाँ पे क्या कह रहा है। ये अगला नियम यानी कि नंबर 3 यहाँ पे दिया गया है, आप याद रखेंगे, ठीक है। जब हम किसी व्यक्ति, ठीक है, जब हम किसी व्यक्ति की उक्ति या संवाद लेखन को लिख रहे होते हैं, तो उस उक्ति या संवाद के पहले अल्प विराम चिन्ह का प्रयोग करते हैं, आपको याद रखेंगे। क्या, अल्प विराम लगाते हैं, आपको याद रखना है। क्या करना है जिसमें, जब हम किसी उक्ति या संवाद से पहले, कोई भी उक्ति हो या संवाद हो, तो उससे पहले हम अल्प विराम लगाएंगे, यानी कि थोड़ा ठहरेंगे। जैसे कि कुछ उदाहरण है, नेताजी ने कहा, देखिए यहाँ पे नेताजी ने कहा है, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। और यहाँ पे क्या हो रहा है प्यारे बच्चों, ध्यान देंगे तो यहाँ पे उद्धरण चिन्ह का प्रयोग किया गया है, कितने, दोहरे का, और लास्ट में भी इसी का प्रयोग होता है। देखिए लास्ट में भी इसी का प्रयोग होता है, आप याद रखेंगे। क्लियर है, यहाँ तक समझ में आ चुका है। उसके बाद आगे देखिए, तिलक जी ने कहा, स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, ठीक है। और यहाँ से क्या पता चलने वाला है, तो यहाँ पे पता चल जाएगा कि यहाँ पे जो प्रयोग किया गया, किसी के बारे में या संवाद हो, तो वहां पे अल्पविराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। आगे देखेंगे, और मैं इसे लेकर रहूंगा, तो कैसा है, स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, यानी कि जन्म से अधिकार है, से मैं लेकर रहूंगा। तो यहां तक सभी की समझ में आ चुका है। चलिए आगे चलते हैं। तो यहाँ पे लिखा है नंबर 4, जहां शब्दों की पुनरावृत्ति की गई हो, वहां भावों पर विशेष बल देने के लिए अल्प विराम चिन्ह का प्रयोग करते हैं। देखिए यहाँ पे क्या कहा है, जहां शब्दों की पुनरावृत्ति की गई और वहां भाव पर विचार, ठीक है, विशेष बल देने के लिए अल्प विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे सुनो सुनो, तो यहाँ पे सुनो के लिए कहा है, लेकिन अल्प समय के लिए यहाँ पे आपको रुकना पड़ेगा, ठहरना पड़ेगा, ठीक है। सुनो सुनो वह गा रहा है, तो कैसा हुआ, यहाँ पे अल्प विराम का प्रयोग किया है, तो रुक जाएगा, सुनो सुनो, ठीक है। ये आप सभी के समझ में आ चुका है। आगे देखिए, देखो देखो बारिश हो रही है, तो यहाँ पे किस चीज का प्रयोग किया गया है, अल्प विराम चिन्ह का प्रयोग यहाँ पे किया गया है। नंबर 3 देखेंगे, चलो चलो ट्रेन आ गई, तो यहाँ पे सभी में अल्प विराम चिन्ह का प्रयोग किया गया है। क्लियर है। चलिए आगे चलते हैं अगले पॉइंट की ओर। अगला पॉइंट यहाँ पे दिया गया है, तो सब बच्चे ध्यान से देखेंगे। नंबर 5, जब किसी व्यक्ति को संबोधित किया जाता है, तो ठीक है, संबोधन वाक्य के बाद अल्प विराम, देखिए अल्प विराम कोमा चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे अभय कल तुम क्या कर रहे हो, तो यहाँ पे किससे पूछा, अभी से पूछा गया है कि कल तुम क्या कर रहे हो, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अभी आ चुका है, थोड़ी देर रुकेगा, इनके अल्प समय के लिए। आगे, हे महाराज अब आप कथा कहिए, तो यहाँ पे क्या कहा है, हे महाराज अब कथा कहिए, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे हल्का हल्का कैसे अल्प विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाएगा। तो याद रखेंगे आंसर यहाँ पे क्या बनेगा। तो यहाँ पे अगर आपसे पूछा जाए आंसर यहाँ पे क्या बनने वाला है, तो यहाँ पे देखिए कोमा, इससे पहले क्या लगेगा, कोमा लग जाएगा, तो इससे आपको पहचान हो जाएगी
कि ये क्वेश्चन जो बना है या क्वेश्चन बनने वाला है, तो यहाँ पे अल्प विराम का प्रयोग किया जाएगा। चलिए आगे देखिए, देवियों और सज्जनों। तो यहाँ पे देवियों और सज्जनों, यहाँ पे रुक जाना है, कितने अल्प समय के लिए रुक जाना है, तो क्या बनेगा, क्या आप लोग तैयार हैं। तो देवियों और सज्जनों, क्या आप लोग तैयार हैं। तो यहाँ तक सभी के समझ में आ चुका है। उम्मीद करता हूँ सभी के अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए आगे चलते हैं अगले पॉइंट पर। अगला पॉइंट यहाँ पे दिया गया है, यहाँ पे अगला पॉइंट है, सब बच्चे ध्यान से देखेंगे। नियम नंबर 6, यदि किसी वाक्य में यह है, वह, अब, तब, या, तो, ठीक है, या तो आदि शब्द लुप्त हो, तो वहां पर हमें अल्प विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाना चाहिए। क्या करना है हमें, अल्प विराम चिन्ह का प्रयोग करना है, आपको याद रखेंगे। क्लियर है। चलिए आगे देखेंगे, कुछ इसके उदाहरण है, तो यहाँ पे कैसे पहचान करने वाले हैं। गुरुदेव जो कह रहे हैं, कान लगाकर सुनो। तो यहाँ पे एक जो शब्द है तो उसको लुप्त कर दिया गया है। जैसे गुरुदेव जो कह रहे हैं, वह कान लगाकर सुनो, तो यहाँ पे वह का लोप हो चुका है, तो ये आपको याद रखना है। ठीक है, तो यहाँ पे समझ में आ चुका है। आगे ध्यान देंगे, तो इस वाक्य में कान से पहले वह शब्द लुप्त है। ठीक है, तो क्या है, कान से पहले इसमें जो आना है वह, वो कैसा हो जाएगा, लुप्त हो जाएगा, तो छुपा हुआ होता है, आप याद रखेंगे। चलिए आगे देखेंगे अगला पॉइंट। तो यहाँ पे अगला पॉइंट क्या बन रहा है, सभी चीज ध्यान से देखेंगे। ठीक है, नियम नंबर 7 है, यहाँ पे दिया गया, हाँ, नहीं, बस, सचमुच, सचमुच, ठीक है, अतः, वस्तुतः, अच्छा आदि शब्दों से आरंभ होने वाले वाक्यों में इन सभी शब्दों के बाद अल्प विराम का प्रयोग करना, ठीक है, प्रयोग करना चाहिए। तो क्या कहा है, तो इनके बाद यहाँ पे अल्प विराम का प्रयोग करना चाहिए, अन्यथा वाक्य गलत हो जाएगा। कैसा हो जाएगा, गलत हो जाता है, आप याद रखेंगे। जैसे, हाँ, मैं विद्यालय का छात्र हूं। देखिए यहाँ पे क्या कहा, अपने आप को बताया हाँ, और यहाँ पे रुक गए, मैं विद्यालय का छात्र हूं। तो यहाँ पे किस चिन्ह का प्रयोग किया गया, तो याद रखिए अल्प विराम चिन्ह का प्रयोग किया गया है। आगे देखेंगे, नहीं, यहाँ पे रुक जाएंगे, वह बहुत अच्छा लड़का है। कैसा है, बहुत अच्छा लड़का है, तो सभी की समझ में आ जाएगा। तो सभी की समझ में आ चुका है। तो यहाँ पे उससे पहले हमें क्या करना, अल्प विराम चिन्ह का प्रयोग करेंगे। सचमुच तुम उसे जानते हो, तो यहाँ पे सचमुच कहा है, और अल्प समय के लिए रुक चुके हैं, तो तुम उसे जानते हो, तो यहाँ पे सभी की क्लियर हो जाएगा। आगे देखेंगे, अतः हमें वहां जाना चाहिए। तो क्या कहा है, अतः हमें वहां जाना चाहिए, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, अल्प विराम चिन्ह का प्रयोग किया जा रहा है। तो यहाँ पे सभी की समझ में आ चुका है। चलिए आगे चलते हैं अगले पॉइंट पर। और नंबर 8 यहाँ पे दिया गया है, नंबर 8 यहाँ पे दिया गया है, यदि किसी वाक्य में प्रयुक्त व्यक्ति या वस्तु की विशिष्टता का बोध संबंधवाचक सर्वनाम के माध्यम से, ठीक है, बनता हो, ठीक है, बनता हो, तो यहाँ पे तो हमें उस संबंधवाचक सर्वनाम के बाद अल्प विराम यानी कि अल्प कोमा चिन्ह का प्रयोग अवश्य करना चाहिए, नहीं वाक्य कैसा हो जाएगा, गलत हो जाएगा। अगर हमने चिन्ह ही ना लगा, इनका प्रयोग ही नहीं किया सही तरीके से, तो वो वाक्य कैसा हो जाएगा, गलत हो जाएगा, क्योंकि उसका अर्थ अलग बन जाएगा। चलिए आगे जानेंगे। इसके दो उदाहरण है, देख लेते हैं। दो विद्यार्थी जो सड़क दुर्घटना में मारे गए, वे पढ़ने में अच्छे थे। कैसे थे, वहां पे जब ये दो विद्यार्थी थे और सड़क दुर्घटना हुई, तो वहां पे क्या हुआ, तो वहां पे क्या होगा, दो, वे पढ़ने में अच्छे थे। तो यहाँ पे रुकते रुकते चलेंगे, दो विद्यार्थी जो सड़क पर दुर्घटना में मारे गए, वे पढ़ने में अच्छे थे,
तो यहाँ पे क्या करना है, अल्प अल्प समय के लिए, कुछ समय के लिए यहाँ पे रुक जाएंगे। नंबर 2 है बड़े भाई। ठीक है, बड़े भाई कहा, ठीक है, क्या करा, बड़े भाई कहा है और अल्प विराम लगा देंगे। जो असिस्टेंट प्रोफेसर हैं वे नालंदा, ठीक है, वे नालंदा नवविहार में पढ़ाते हैं। तो पता चल जाएगा यहाँ पे अल्प विराम का प्रयोग कैसे किया गया है। तो जो देखिए एक ही के बारे में यहाँ पे बताया गया, जो असिस्टेंट प्रोफेसर है वे नालंदा नवविहार में पढ़ाते हैं। तो इन यहाँ पे क्या किसका प्रयोग किया गया, अल्प विराम चिन्ह का प्रयोग किया गया है। तो यहाँ तक सभी की समझ में आ चुका है। चलिए आगे चलते हैं अगले पॉइंट पर। देखिए यहाँ पे अगला पॉइंट जो है अर्ध विराम है। ठीक है, कैसा है, अर्ध विराम, क्योंकि पूर्ण विराम समाप्त हो चुका है और उसके 8 नियम थे जो मैंने आपको बता दिए हैं। देखिए यहाँ पे क्या है, अर्ध विराम है। कैसा है, अर्ध विराम, यानी कि आधा विराम है, लेकिन ये अल्प से ज्यादा होता है। जहां अल्प विराम से कुछ अधिक एवं पूर्ण विराम से कम समय के लिए ठहरते हैं वहां पर अर्ध विराम, ठीक है, चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। तो आप याद रखेंगे, ठीक है, जहां अल्प विराम से कुछ अधिक एवं पूर्ण विराम से कम समय के लिए ठहरते हैं वहां पर अर्धविराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। तो फिर से देख लेंगे, पूर्ण जो विराम है उससे कम समय के लिए रुकना चाहिए। अगर ज्यादा रुकेगा तो पूर्ण विराम से पहले ही आ जाएगा, उसको समाप्ति कर देगा। तो यहाँ पे एक सामान्य भाषा पढ़ लेंगे, जब हमें एक वाक्य या वाक्यांश का दूसरे वाक्य या वाक्यांश के साथ संबंध, ठीक है, संबंध बताना होता है तो हम वहां अर्ध विराम चिन्ह का प्रयोग करते हैं। तो ये आपको याद रखना है, जब हमें एक वाक्य या वाक्यांश का दूसरे वाक्य या वाक्यांश के साथ संबंध बताना होता है तो वहां पे अर्ध विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे यहाँ पे लिखा है नियम नंबर 1, 2 या 2 से अधिक उपाधियों को एक साथ लिखने के लिए उनके बीच अर्ध विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। देखिए यहाँ पे आपको ध्यान रखना कैसा है, अर्ध विराम है। तो यहाँ पे जो उपाधि होती है, आपको एग्जाम में उपाधि मिलती है तो यहाँ पे इनको लिखा जाता है। जैसे BA कहा है, तो BA के बाद तो कुछ नहीं है, तो यहाँ पे तो लास्ट होने वाला है जब इसके टाइम पूरा हो जाएगा। उसके बाद MA है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, हम ऊपर बिंदी लगाएंगे और इसको यहाँ पे इस तरह से कर देंगे। ठीक है, आगे LLB, तो MBA है यहाँ पे, तो यहाँ पे आएगा ये। उसके बाद है LLB। देखिए LLB क्या है, एक उपाधि है, तो एडवोकेट की उपाधि है, तो यहाँ पे क्या आएगा, सभी में आएगा, क्या आ चुका है यहाँ पे, सभी में अर्धविराम चिन्ह का प्रयोग आता है। तो इसे आप अच्छे से याद रख लेंगे। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अगला पॉइंट देखिए, अर्धविराम चिन्ह। तो अर्धविराम चिन्ह यहाँ पे आ चुका है। चलिए देख लेते हैं इसका प्रयोग कैसे कैसे किया जा रहा है और इसके बारे में जान लेंगे। नियम नंबर 2 है, अर्धविराम ऐसे वाक्य को भी जोड़ने का कार्य करते हैं जिन्हें और के माध्यम से नहीं जोड़ा जा सकता। तो आप इसको याद रखेंगे। ठीक है, जैसे यह जूता ज्यादा दिन नहीं चलेगा, यह है काटता है, तो एक के बारे में कहा, लेकिन कैसे कहा है, रुकने के लिए कहा है। तो यहाँ पे अल्प तो रुके नहीं, तो यहाँ पे दीर्घ से अधिक रुके हैं, आपको याद रखना है। क्लियर है, जैसे यहाँ पे कुछ उदाहरण है, ये तो हो चुका है। उसके बाद कल रविवार है, बिल्कुल है। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा है क्या, कल रविवार है, तो यहाँ पे लिखा है छुट्टी का दिन है, चलिए मान लेते हैं यहाँ पे, और घूमने चलेंगे। लेकिन यहाँ पे चिन्ह का प्रयोग क्या क्या है, अल्प का है, इसको रोकने के लिए कहा है। इसे अल्प से ज्यादा और अर्ध विराम होता है। अर्ध कैसा होता है, अल्प विराम से ज्यादा होता है, और इसकी पहचान ये आई होती है और आई के नीचे ये 9 लगा होता है। ठीक है, तो आप इसको पहचान लेंगे। तो यहाँ तक सभी की समझ में आ चुका है। तो चलिए यहाँ पे आज आपका टॉपिक कंप्लीट हो चुका है। अगले सेशन में आपको कराएंगे आगे, और जो बाकी बचे हैं सभी का प्रयोग कैसे किया जाता है। चलिए, तो जाते जाते ये इन्फॉर्मेशन लेते जाइए।
यहाँ पे देखिए आपको क्या मिल रहा है। तो सबसे पहले जानेंगे यहाँ पे, सबसे पहले आपको कुछ नहीं करना, तो सबसे पहले आपको जाना है प्ले स्टोर। ठीक है, प्ले स्टोर जाना है और वहां पे करेंगे एग्जाम जॉब एक्सपर्ट। ठीक है, क्या कहा जाता है, जॉब एक्सपर्ट इसको कहा जाता है। इसको डाउनलोड कर लेंगे, डाउनलोड के बाद यहाँ पे अपना रजिस्ट्रेशन कर लेंगे। ठीक है, उसके बाद आपको क्या क्या मिलेगा यहाँ पे, तो यहाँ पे आपके वीडियो कोर्सेज अवेलेबल हैं, तो यहाँ पे आप वीडियो कोर्स कर सकते हैं। ई बुक नोट्स हैं यहाँ पे, ये भी अवेलेबल है, तो आप इसे पढ़ सकते हैं। उसके बाद है यहाँ पर टेस्ट सीरीज, क्या है, टेस्ट सीरीज है यहाँ पर, तो याद रखेंगे। और उसके बाद यहाँ पे आ रहा है प्रैक्टिस डेली क्विज। तो इसमें क्या होता है, क्विज डलते हैं, क्वेश्चन आंसर डलते हैं, तो आप यहाँ से करेंगे तो आपकी तैयारी और अच्छी हो जाएगी। और साथ ही आप हमारे साथ किस किस माध्यम से जुड़ सकते हैं, तो चलिए देख लेते हैं। यहाँ पे कुछ माध्यम दिए गए हैं। सबसे पहले और प्ले स्टोर एप्लीकेशन, तो आप कहाँ पे एप्लीकेशन में जाओगे, तो जहाँ पे डाउनलोड कर लेंगे। उसके बाद यूट्यूब चैनल है आपको, ये यूट्यूब चैनल है, वेबसाइट चैनल है, और कॉन्टैक्ट है यहाँ पे, टेलीग्राम है, इंस्टाग्राम है, और यहाँ पे लिंक्डइन है। थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगली क्लास में। आज के लिए अलविदा चाहते हैं। जय हिंद, जय भारत।